देखिए, हम पिछली कक्षा में मिल के बारे में पढ़ा था हमने कि आपकी बीए पार्ट थर्ड ईयर की क्लास में हमने पिछली कक्षा में मिल का जो उपयोगितावादी सिद्धांत पढ़ा था कि किस प्रकार मिल ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में जो है पूरी तरह से उसे संशोधित करके उसे एक नए स्वरूप में प्रतिपादित किया। और आपके जो है इस क्लास में हम मिल के अन्य विचार पढ़ते हैं कि मिल ने जो है अपने विचार किस प्रकार से वो जो है अदर्स उसके व्यूज क्या क्या हैं, जैसे कि शासन व्यवस्था के बारे में, प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था के बारे में, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं आज। तो मिल के अन्य विचार। तो देखिए, इसमें मिल के हम राज्य संबंधी विचार पढ़ते हैं कि मिल के जो है राज्य संबंधी विचार किस प्रकार हैं। तो मिल के राज्य संबंधी विचारों के बारे में हम देखते हैं कि मिल के राज्य संबंधी विचार क्या है। तो देखिए, मिल एक व्यक्तिवादी विचारक है और जो व्यक्तिवादी विचारक होते हैं वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। व्यक्तिवादी अवधारणा इस बात पर जो है पूरी तरह से विश्वास करती है कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए राज्य जो है उसका कार्य बहुत ही कम से कम होना चाहिए और ना के बराबर हो तो बहुत ही अच्छा है। तो व्यक्तिवादी विचारक ये मानते हैं कि राज्य, चूंकि राज्य जो है हिंसा का पुंज है, इसलिए राज्य का कार्य कहीं ना कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता को और उसको बाधित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका राज्य अदा करता है। इसलिए राज्य के जो कार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधा पहुंचाते हैं। इस प्रकार जो व्यक्तिवादी विचारक हैं और उसमें राज्य क्या है, एक आवश्यक बुराई है, क्योंकि राज्य जो है वो होना आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। इसलिए व्यक्तिवादी जो विचारक हैं वो राज्य रूपी संस्था को बिल्कुल ही नकारते हैं और राज्य के कम से कम कार्य की बात करते हैं कि राज्य बहुत ही न्यून से न्यूनतम कार्य राज्य के होने चाहिए, क्योंकि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए मिल भी एक व्यक्तिवादी विचारक है और एक व्यक्तिवादी विचारक होने के कारण वो भी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। लेकिन हम देखते हैं कि मिल के विचारों में राज्य जो है उसका नकारात्मक स्वरूप के साथ साथ वो राज्य के सकारात्मक स्वरूप की बात भी करता है। तो देखिए, मिल जो है राज्य के नकारात्मक स्वरूप की बात के साथ साथ वो राज्य के सकारात्मक स्वरूप की भी जो है वो बात करता है कि कुछ सीमा तक सकारात्मक स्वरूप जो है वो राज्य का होना चाहिए। तो इस प्रकार जो मिल है, मिल एक व्यक्तिवादी विचारक है। मिल एक व्यक्तिवादी विचारक है, व्यक्तिवादी विचारक है और इसलिए वह राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। इसलिए वह राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है और राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है और राज्य का स्वरूप भी कुछ सीमा तक जो है विधेयात्मक या सकारात्मक है। तो इसलिए वो
कुछ सीमा तक और कुछ सीमा तक राज्य के विधेयात्मक, कुछ सीमा तक राज्य के विधेयात्मक या सकारात्मक स्वरूप को मानता है, सकारात्मक स्वरूप को मानता है। राज्य के विधेयात्मक या सकारात्मक स्वरूप को मानता है और वो यह कहता है कि राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है एक आघात करने के लिए कुछ स्थिति में राज्य का हस्तक्षेप अपरिहार्य है। तो वो ये मानता है राज्य व्यक्ति के विकास के लिए और राज्य व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, राज्य व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है और कुछ परिस्थितियों में राज्य व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य व्यक्ति के जीवन में अपरिहार्य रूप से हस्तक्षेप कर सकता है, अपरिहार्य रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। तो देखिए इस प्रकार जो है मिल एक व्यक्तिवादी विचारक है और व्यक्तिवादी विचारक होने के कारण उसकी अवधारणा में हम व्यक्तिवादी विचारों का पूरी तरह से हमें जो है विचार देखने को मिलता है कि मिल भी व्यक्तिवादियों की तरह राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, क्योंकि व्यक्तिवादियों का ये मानना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है सबसे प्रमुख है, व्यक्ति की गरिमा, उसकी स्वतंत्रता, उसकी मर्यादा सबसे प्रमुख है और व्यक्तिवादी जो है व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानते हैं। व्यक्ति प्रमुख रूप से उनकी अवधारणा में मुखरित हमें दिखाई देता है कि वो व्यक्ति को प्रमुख रूप से जो है साध्य मानते हैं और राज्य को साधन मानते हैं, कि व्यक्ति जो है एक परम लक्ष्य है और राज्य जो है एक साधन है। इसलिए व्यक्तिवादियों की तरह भी मिल जो है वो राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखता है कि राज्य आवश्यक संस्था है, व्यक्ति के विकास के लिए राज्य अपरिहार्य रूप से होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो उसको सीमित करता है, क्योंकि राज्य अपने हस्तक्षेप के द्वारा कहीं ना कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा या सीमा उत्पन्न करता है। इसलिए राज्य जो है वो बहुत कम से कम होना चाहिए। तो इसलिए मिल व्यक्तिवादी विचारक है और व्यक्तिवादियों की तरह भी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है कि राज्य जो है होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही जो है वो उस पर सीमांकन आरोपित करता है कि किस प्रकार से व्यक्ति की जो मर्यादा, उसकी स्वतंत्रता वो सबसे प्रमुख है व्यक्तिवादी विचारधारा में हम देखते हैं। और उसी तरह से मिल भी एक व्यक्तिवादी विचारक होने के कारण राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में देखता है कि राज्य आवश्यक संस्था है, लेकिन इसके साथ साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है बहुत ही सर्वप्रमुख है। इसलिए मिल भी ये कहता है कि राज्य व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है और कुछ परिस्थितियों में जो राज्य है व्यक्ति के जीवन में आवश्यक रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। अनिवार्य रूप से हस्तक्षेप करना जो है राज्य का प्रमुख कर्तव्य है कि राज्य व्यक्ति के जीवन में, उसके विकास में जो भी रुकावटें आती हैं उसके विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए राज्य आवश्यक है और कुछ परिस्थितियों में राज्य व्यक्ति के जीवन में अनिवार्य रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। तो इस प्रकार से राज्य के हस्तक्षेप की बात जो है मिल स्वीकार करता है, लेकिन बहुत ही जो है उस पर मर्यादा लगाता है कि बहुत विशेष परिस्थितियों में ही राज्य ऐसा कर सकता है कि व्यक्ति के विकास में कहीं ना कहीं कोई भी रुकावट आती है, कोई ना कोई उसके मार्ग में कई तरह की बाधाएं आती है, तो उसमें जो है राज्य उसके विकास के लिए इस तरह का कदम उठा सकता है और अनिवार्य रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। तो इस प्रकार से मिल के चिंतन में हम देखते हैं
कि मिल जो है शासन का ध्येय व्यक्ति का विकास मानता है और इसलिए जो है राज्य को इस प्रकार जो है कार्य करने होते हैं। तो देखिए इस प्रकार मिल जो है शासन का ध्येय व्यक्ति का विकास मानता है और इस प्रकार समाज के आर्थिक जीवन में राज्य के हस्तक्षेप करने के अधिकार को वो मानता है। तो देखिए मिल शासन का ध्येय, मिल शासन का ध्येय, शासन का ध्येय व्यक्ति के विकास को मानता है। शासन का ध्येय व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को मानता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को मानता है, विकास को मानता है और विकास को मानता है और इस प्रकार वह एक सीमा तक समाज के आर्थिक जीवन में राज्य के हस्तक्षेप करने के अधिकार को मानता है। इस प्रकार वह समाज के आर्थिक जीवन, इस प्रकार वह समाज के आर्थिक जीवन में राज्य के समाज के आर्थिक जीवन में राज्य के हस्तक्षेप करने के अधिकार को मानता है, हस्तक्षेप करने के अधिकार को मानता है। आर्थिक जीवन में राज्य के हस्तक्षेप करने के अधिकार को मानते। इस प्रकार हम देखते हैं मिल एक व्यक्तिवादी विचारक है और व्यक्तिवादी विचारधारा के कारण वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वप्रमुख मानता है। इसके साथ साथ ही वो राज्य को एक आवश्यक बुराई भी मानता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में या समाज के आर्थिक जीवन में जो है वो राज्य के हस्तक्षेप को उचित मानता है कि राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। इस प्रकार राज्य जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसके नैतिक कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है। इस प्रकार मिल जो है अपने राज्य संबंधी विचारों में राज्य के सकारात्मक पक्ष को मानता है, जहां पर हम व्यक्तिवादी विचारकों का हम जो है उनका देखते हैं दर्शन कि नकारात्मक स्वरूप हमें दिखाई देता है राज्य का, लेकिन मिल जो है राज्य के सकारात्मक स्वरूप को मानता है और ये मानता है कि राज्य कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। तो देखिए इस प्रकार मिल के हमने जो है राज्य संबंधी विचार देखे। अब हम देखते हैं कि मिल का जो है प्रतिनिधियात्मक, मिल जो है सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली किसे मानता है। तो देखिए मिल के विचारों में हम तो देखिए मिल के अनुसार जो है सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था कौन सी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि मिल सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे मानता है। जय श्री राम। तो देखिए मिल के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था कौन सी है। तो देखिए मिल के अनुसार सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी है, इस बारे में हम देखते हैं कि मिल सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे मानता है। तो देखिए मिल के अनुसार
हम देखते हैं कि मिल की विचारधारा जो है बहुत ही परंपरागत धारणा से अलग है, और मिल ने जो है अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में ये बताया है कि शासन का मुख्य ध्येय व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है, और वही सरकार और वही शासन व्यवस्था सबसे सर्वश्रेष्ठ है जिसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। तो मिल इस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को शासन व्यवस्था का मुख्य ध्येय मानता है, और ये कहता है कि वही शासन व्यवस्था सबसे अच्छी है जिसमें व्यक्ति का जो है सर्वांगीण विकास होता है, या व्यक्ति के व्यक्तित्व का उसमें पूरी तरह से विकास सन्निहित होता है। तो इस प्रकार मिल उसी शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ मानता है जिसमें व्यक्ति का जो है व्यक्ति अपनी क्षमताओं का विकास कर सकता है। तो हम देखते हैं कि मिल जो है लोकतंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता है, और मिल के अनुसार मिल लोकतंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता है, सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता है क्योंकि शासन व्यवस्था मानता है क्योंकि लोकतंत्र में ही प्रत्येक व्यक्ति को लोकतंत्र में ही प्रत्येक व्यक्ति को अपना हित सुरक्षित करने का अवसर मिलता है। तो इस प्रकार मिल के अनुसार जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, और इसी में व्यक्ति अपने हित को जो है सुरक्षित रख सकता है। तो इस प्रकार मिल लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता है, और यह कहता है कि लोकतंत्र में व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रहते हैं, और व्यक्ति जो है अपने हित को सुरक्षित रखते हुए सामान्य हित को ही अपना जो है हित समझता है। तो देखिए इस प्रकार इसमें प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार इस शासन व्यवस्था में सुरक्षित रहते हैं, और राज्य द्वारा अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी प्राप्त कर व्यक्ति सामान्य हित में ही अपना हित समझता है। सामान्य हित में ही अपना हित समझता है। तो इस प्रकार से मिल जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को
सभी शासन व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ मानता है, क्योंकि मिल के अनुसार जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपना हित सुरक्षित करने का अवसर मिलता है, कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को जो है सुरक्षित महसूस करता है और प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार इस शासन व्यवस्था में सुरक्षित रहते हैं। राज्य अधिकारों की व्यक्ति को जो है गारंटी प्रदान करता है सुरक्षा देने की, कि राज्य का ये परम कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा जो है वो करे। तो इस प्रकार व्यक्ति को राज्य द्वारा अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान की जाती है और व्यक्ति सामान्य हित में ही अपना ही समझता है, और इस प्रकार व्यक्ति जो है अपने हित से ऊपर उठकर व्यक्ति समाज कल्याण के बारे में सोचता है, व्यक्ति सामान्य हित के बारे में सोचता है, व्यक्ति सार्वजनिक हित के बारे में सोचता है, और वो जो है सामाजिक हित और सामान्य हित के बारे में सोचकर वो समाज कल्याण के लिए जो है तत्पर होता है। तो इस प्रकार मिल के अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है, क्योंकि इसी में ही व्यक्ति को जो है अपने हित की सुरक्षा प्राप्त होती है, अपने अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त होती है, और व्यक्ति सामान्य हित में ही अपने हित को समझता है। तो इस प्रकार मिल का हम देखते हैं कि सभी शासन व्यवस्था में वो लोकतंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता है, और मिल के जो है प्रतिनिधियात्मक शासन पर क्या विचार है उसके बारे में हम देखते हैं कि मिल के तो देखिए मिल के प्रतिनिधियात्मक शासन पर विचार, मिल के प्रति मिल के प्रतिनिधियात्मक शासन पर विचार। तो देखिए मिल ने प्रतिनिधियात्मक शासन पर अपने विचार प्रतिपादित किए और उसने ये कहा कि सच्चा लोकतंत्र वही है जिसमें नागरिक जो है प्रत्यक्ष रूप से भाग ले। तो देखिए मिल का ये मानना है कि सच्चा लोकतंत्र वही है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है शासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और प्रत्यक्ष रूप से जो है शासन में भाग ले। इस प्रकार मिल प्रत्यक्ष लोकतंत्र को शासन का सबसे जो है शुद्धतम स्वरूप मानता है और उसे ही मिल जो है शासन का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप के रूप में देखता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही शासन का सबसे सर्वोत्तम जो है रूप है। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र अव्यवहारिक है, क्योंकि वर्तमान में जो विशालकाय राज्य हैं उन विशालकाय राज्यों में हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र को नहीं अपना सकते, उसमें हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही जो है अपनाते हैं। और मिल कहता है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है उसमें हम किस प्रकार से प्रतिनिधियात्मक शासन को देखते हैं कि जिसमें जनता जो होती है अपने प्रतिनिधियों को चुनकर शासन व्यवस्था में भेजती है और वो जनता के जनप्रतिनिधि अन्य आगे जो है अन्य प्रतिनिधियों को चुनते हैं और इस प्रकार जो है एक चेन के द्वारा जो है जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो इसलिए ये शासन का अप्रत्यक्ष स्वरूप है जिसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में अब जनता सीधे रूप से प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता जो होती है अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता जो है शासन में भाग लेती है।
तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम देखते हैं, और मिल ने इसी प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था को ही सबसे अच्छा शासन व्यवस्था माना है। और मिल कहता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो वर्तमान में हम देखते हैं कि अव्यवहारिक है, और वर्तमान में जो राज्यों का स्वरूप बहुत ही विशालकाय है, बहुत ही विशाल जनसंख्या वाले राज्य हमें देखने को मिलते हैं, और उनमें हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू नहीं कर सकते। इसलिए वर्तमान में जो है हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही लागू करते हैं, और जिसमें जनता जो होती है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था। तो देखिए, मिल जो है अपनी पुस्तक कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तो देखिए प्रतिनिधियात्मक शासन के संबंध में प्रतिनिधियात्मक शासन के संबंध में प्रतिनिधियात्मक शासन के संबंध में मिल ने अपनी पुस्तक कंसिडरेशन कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, representative government, considerations on representative government। हिंदी हम कहते हैं इसे प्रतिनिधियात्मक शासन पर विचार। देखिए, हिंदी में इस किताब का नाम है प्रतिनिधियात्मक शासन पर विचार। प्रतिनिधियात्मक शासन पर विचार। तो मिल के जो है प्रतिनिधियात्मक शासन के संबंध में मिल ने अपनी पुस्तक कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो देखिए, ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें मिल ने अपने प्रतिनिधियात्मक शासन पर अपने जो विचार हैं वो मिल ने अपनी इस पुस्तक में प्रस्तुत किए हैं। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। हिंदी में इसका नाम है प्रतिनिधियात्मक शासन पर विचार। तो मिल ने इस पुस्तक में अपने प्रतिनिधियात्मक शासन पर जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो हम देखते हैं कि मिल अपनी पुस्तक में इस प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था पर उसने अपने प्रमुख रूप से विचार व्यक्त किए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिनिधियात्मक शासन का समर्थन करते हुए जो है उसने इसे एक सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था माना है, और इसकी कमियों की वजह से परिचित था, लेकिन इसकी कमियों से परिचित होने के बावजूद भी मिल ने जो है इसे इस शासन व्यवस्था की कमियों या
दोषों से परिचित था या दोषों से परिचित था, लेकिन फिर भी इस शासन व्यवस्था को वह सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो मिल को मालूम था कि प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था के क्या दोष हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है इस शासन व्यवस्था को सबसे महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था मानता है। देखिए, मिल ने प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था को जो है सबसे अच्छी शासन व्यवस्था के रूप में देखा और इसकी कमियों के बावजूद भी वो इस शासन व्यवस्था को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानता है। उसके मत में प्रजातंत्र में दक्षता का समन्वय हम देखते हैं कि प्रजातंत्र में जो है प्रशासनिक दक्षता हमें देखने को मिलती है। तो मिल प्रजातंत्र, देखिए मिल ने प्रजातंत्र और दक्षता का समन्वय माना है कि प्रजातंत्र और दक्षता का समन्वय मिल का मानना है कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि योग्य होते हैं और योग्यता के आधार पर ही वे चुनकर आते हैं। योग्यता के आधार पर ही वे चुनकर आते हैं। इसलिए लोकतंत्र में प्रशासनिक कार्यों का कुशलतापूर्वक संचालन किया जाता है। तो देखिए, मिल का यह मानना है कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि योग्य होते हैं और योग्यता के आधार पर ही वो क्या होते हैं, अपने अपने क्षेत्र से चुनकर आते हैं और चुनकर आने पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है एक राजनीतिक दल से वो संबंधित होते हैं और किस प्रकार समाज के लिए नीति निर्धारण करना और कानूनों को बनाना जो है उनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। और जनप्रतिनिधियों के हम देखते हैं कि जनप्रतिनिधि जो होते हैं किस प्रकार से जो प्रशासन में जो कर्मचारी भी होते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि योग्य होते हैं तो प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए जो कर्मचारी जो स्टाफ होता है वो भी जो है बहुत ही कुशल होता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इस शासन व्यवस्था में योग्य प्रतिनिधि चुनकर आते हैं और वो प्रशासनिक कार्यों को कुशलतापूर्वक इस प्रकार से उनका संचालन करते हैं। तो इस प्रकार मिल जो है
लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानता है और इस शासन व्यवस्था में उसका मानना है कि जनप्रतिनिधि बहुत ही योग्य होते हैं और योग्यता के आधार पर वो चयनित होकर आते हैं। इसी प्रकार से उनके साथ जब राजनीतिक दल जो होते हैं चुनाव जीतकर सरकार बनाते हैं और उसमें हम देखते हैं कि कर्मचारियों की भूमिका भी जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि स्टाफ को भी जो होते हैं वो कुशल स्टाफ को ही उनको चयन करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोकतंत्र में योग्य जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं और योग्यता से चुनकर आने पर वो प्रशासनिक कार्यों का जो है बहुत ही कुशलता पूर्वक जो है संचालन करते हैं।